So, hi everybody out there. Good morning. यंग डॉक्टर्स नीट पीजी काउंसलिंग शुरू होने का इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर से कोई कोर्ट केस लग गया है। तो इस मामले में नीट पीजी इज़ ए रियली अनफॉर्चुनेट एग्ज़ामिनेशन, क्योंकि हर साल कोई ना कोई कोर्ट केस लग ही जाता है। एनीवेज, चलिए आज जो है मैं कुछ क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा आप यंग डॉक्टर्स को डीएनबी और एमडी एमएस के बीच में, मतलब डीएनबी और फॉर्मल पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में। देखिए क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई वीडियो बनाते रहता है तो आपके मन में सवाल उठता है कि ये इतना जो बोल रहा है, ये इतना जो बता रहा है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो मेरी ये ऑथेंटिसिटी है इस वीडियो के संदर्भ में कि मेरे जितने भी डीएनबी स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी बड़ी जगहों पर प्रोफेसर हैं या कंसल्टेंट हैं, और पिछले 20-22 साल में जितने बच्चे मेरे अंडर में डीएनबी करके गए, ऑल आर सक्सेसफुली एस्टेब्लिश्ड एज सर्जन्स। तो ये मेरे बात की ऑथेंटिसिटी है। तो शुरू करता हूँ। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो शुरू समझने की कोशिश कीजिए। डीएनबी का मतलब होता है डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड। डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड एक क्वालिफ़िकेशन तो नहीं कहना चाहिए, एक अवार्ड होता है जो कि दिया जाता है होम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में ये बॉडी होती है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशंस। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशंस जो होता है वही आपका नीट पीजी एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराता है। तो ये काफ़ी बड़ा मेडिकल बोर्ड है। ये एक पैरेलल बॉडी है एनएमसी की। तो एनएमसी जो होता है वो गवर्न करता है एमडीएमएस कोर्सेज़ को जो किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, और हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन है एनबीई, ये गवर्न करता है डीएनबी कोर्सेज़ को जो कि डायरेक्टली उसके अंडर में आते हैं। 3 तरह के क्वालिफ़िकेशंस देता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन। डॉक्टरेट इन नेशनल बोर्ड जो कि इक्विवेलेंट होता है सुपर स्पेशलिटी को, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड जो कि इक्विवेलेंट होता है स्पेशलाइजेशन को, और डीएनबी डिप्लोमा या डिप्लोमा ऑफ एनबीईएमएस, मतलब डिप्लोमा ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेस। जो एमडीएमएस होते हैं वो एनएमसी के अंतर्गत आते हैं, और वो कोई यूनिवर्सिटी को एफिलिएटेड जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हों चाहे वो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हों, वो ये कोर्सेज़ को वैलिडेट करती हैं, परमिट करती हैं, और इनको जो है एक्रीडिट करती है और इनकी मॉनिटरिंग करती है। एग्ज़ामिनेशन तो ऑफ कोर्स आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेते हैं। अब यहाँ पर जो है मुझे बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि डीएनबी करना है चाहिए कि नहीं, डीएनबी में कोई काम नहीं करने देते, डीएनबी में पेपर वर्क करवाते हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको जो है स्टाइपेंड मिलेगा डीएनबी में 80-85 हज़ार रुपये। 80-85 हज़ार रुपये कोई पेपर बनवाने के लिए नहीं देता है। पेपर बनवाने के लिए ऑलरेडी सब हॉस्पिटल्स के पास 10,000 रुपये महीने का स्टाफ ऑलरेडी होता है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को अपने दिमाग से हटा दीजिए। दूसरा, ज़्यादातर डीएनबी कोर्सेज़ कौन कंडक्ट कर रहा है? ज़्यादातर डीएनबी कोर्सेज़ बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स कंडक्ट कर रहे हैं, या जो पीएसयू के हॉस्पिटल्स है वो कंडक्ट कर रहे हैं, या वो मेडिकल कॉलेज जिन पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में जो है पेशेंट का वॉल्यूम अच्छा होता है, तभी उनको डीएनबी एक्रेडिशन मिलता है। वो डॉक्टर्स के से पैसे कमाना चाहते हैं तो वो डॉक्टर्स को पेशेंट केयर में ही इन्वॉल्व करेंगे। उसी तरह से पीएसयू जो होते हैं वो गवर्नमेंट बॉडीज़ होते हैं, तो वो जो है डीएनबी डॉक्टर्स को पेशेंट केयर में ही लगाएंगे।
और जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर MD MS के साथ DNB भी परमिटेड होती है, वहाँ पर वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि वो किसी डॉक्टर को पेपर वर्क के लिए बिठाएंगे ही नहीं। तो सबसे पहले तो इस कंसेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए कि DNB डॉक्टर को काम करने नहीं मिलता है। DNB डॉक्टर को वो सारे काम करने मिलते हैं जो कि उस हॉस्पिटल में हो रहे हैं। ऑफ कोर्स सर्जिकल वर्क जो होता है वो आपको आपके खुद के जो स्किल है, आपकी एक्सपर्टाइज है, आपका नॉलेज है, उसके बेस पर आपके सीनियर्स आपको परमिट करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए क्या होता है कि आज के ज़माने में जब आप किसी मेडिकल कॉलेज से भी MD MS करते हैं तो कोई बहुत वाइड डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कि हमारे ज़माने में था कि मेडिकल कॉलेज वाज द लास्ट ऑप्शन। कोई भी सीरियस पेशेंट है तो वो कहाँ जाता था, उसके पास केवल मेडिकल कॉलेज जाने का ऑप्शन होता था, चाहे वो बहुत वेल्दी भी हो तब भी। आज के ज़माने में जो है लोग सफिशेंटली एफ्लुएंट हैं ज़्यादातर लोग, तो वो लोग जो हैं वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं आमतौर पर कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में। जो इंश्योरेंस बेस्ड होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो भी जाते हैं कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में। जो आयुष्मान बेस्ड होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो थोड़ा सा मतलब आपको ये बात अजीब लगेगी, लेकिन ये बात सच है कि अब मेडिकल कॉलेज में पेशेंट की अटेंडेंस प्रोग्रेसिवली कम होती जा रही है क्योंकि भारत की पॉपुलेशन इतनी है और उस पॉपुलेशन में गरीब लोग इतने ज़्यादा है कि अभी भी मेडिकल कॉलेज में अटेंडेंस होती है, लेकिन अब उसका वॉल्यूम जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो समझने की बात यह है कि यदि आप मेडिकल कॉलेज से MD MS करके निकलते हैं या DNB करके निकलते हैं तो ऐसा कोई ड्रामेटिक डिफरेंस नहीं रहने वाला है आपके स्किल्स में। यदि आप मेडिकल ब्रांचेस से DNB या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो नेचुरली आपको खुद ही पढ़ाई करनी है, अपना नॉलेज अपडेट करना है और उस नॉलेज का उपयोग करना है पेशेंट के डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट में। यदि आप सर्जिकल ब्रांचेस में कर रहे हैं तो अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ही ज़्यादा एलिट इंस्टीट्यूट से, बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड इंस्टीट्यूट से, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इंस्टीट्यूट से पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपकी सर्जिकल स्किल्स सफिशेंटली हाई रहेंगी। अदरवाइज़ आपकी मेडिकल कॉलेज से भी पोस्ट ग्रेजुएशन करने पर ऐसी सर्जिकल स्किल्स में कोई ड्रामेटिक अपलिफ्ट नहीं होता है। आप जब भी किसी सर्जिकल ब्रांच को चूज़ करेंगे तो अल्टीमेटली आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही लोग सर्जरी करने को परमिट करेंगे क्योंकि वो लीगली भी सही होता है, और दूसरा आपको कहीं ना कहीं जाकर सीनियर रेसिडेंसी करना ही पड़ेगी। तो आप चाहें MD MS करें, आप चाहें DNB करें, दोनों ही स्थितियों में आपको कहीं ना कहीं जाकर सीनियर रेसिडेंसी करना ही पड़ती है। अब इस बात को भी अच्छी तरह समझ लीजिए कि DNB डिग्री जो है उसका रिकॉग्नाइजेशन एज ए मेडिकल क्वालिफिकेशन इज़ इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन। DNB डिग्री जब शुरू हुई थी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इसके बारे में जानते नहीं थे, तो तब इसे वो वैलिडेट नहीं करते थे। लेकिन अब कोई भी एडवर्टाइज निकलेगी, कोई भी वांट निकलेगी, सभी में जो है DNB को पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट ही कंसीडर किया जाता है और इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है। प्राइवेट प्रैक्टिस में भी यदि आप जाते हैं तो आपकी जो एक्सपर्टाइज़ है, जो आपने अपने मेहनत से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने लर्निंग कर्व को पूरा करके जो गेन की है, उसके बेसिस पर आपको काम दिया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स का क्राइटेरिया ये होता है कि हाउ मच यू कैन अर्न एंड इन रिटर्न फॉर दैट वी विल गिव यू अ पीस ऑफ योर अर्निंग्स। तो प्राइवेट और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स दोनों का क्राइटेरिया जो होता है वो ये होता है कि आपकी स्किल कितनी कमाई कर सकती है। तो यहाँ पर भी जो है कोई डिफरेंस नहीं होता है। DNB कैंडिडेट ने यदि सफिशिएंट एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है, उसने सही सही जगहों पर सीनियर रेसिडेंसी कर रखी है, तो उसे भी वो खुशी खुशी ले लेते हैं। और MD MS कैंडिडेट जो नया है, जिसे एक्सपीरियंस नहीं है, जो एक ऑर्डिनरी कॉलेज से आया है, उसे भी वो मना कर देते हैं। इसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो नीट SS में भी DNB को
अपीयर होने की परमिशन उतनी ही है जितनी किसी पोस्ट ग्रेजुएट को है। तो आप सुपर स्पेशलाइजेशन भी डीएनबी के बाद उतना ही ऑप्शन के साथ कर सकते हैं जितने ऑप्शन के साथ कोई पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट कर सकता है। अब आप बोलेंगे कि आपने सारी अच्छी अच्छी बातें बता दी, तो कुछ ख़राब बात भी तो बताओ। ख़राब बात डीएनबी के साथ ये होती है कि डीएनबी एक प्रोटोकॉल बेस्ड लर्निंग प्रोसेस और प्रोटोकॉल बेस्ड एग्जामिनेशन होती है ना। तो इससे क्या होता है कि इसमें एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल होता है जो गाइडलाइन नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन प्रोवाइड करता है कि इस तरह से इनकी टीचिंग होना चाहिए और इस तरह से इनकी एग्जामिनेशन होना चाहिए। सेम चीज़ एनएमसी द्वारा भी की जाती है, लेकिन चूंकि एनएमसी के नीचे बहुत सारी एजेंसीज आ जाती है तो ये प्रोसेस डाइल्यूट हो जाता है। एनएमसी के नीचे जो है यूनिवर्सिटी आती है, यूनिवर्सिटी के नीचे कॉलेज आता है, कॉलेज के नीचे डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट के अंतर्गत फैकल्टी आती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये थोड़ा सा डाइल्यूटेड होता है। और चूँकि आप 3 साल एक ही जगह पर काम करते हैं तो वहाँ के जो इंटरनल एग्ज़ामिनर्स होते हैं वो आपको पहचानते हैं, तो थोड़ा सा बायस वाली पॉसिबिलिटी होती है। वो बायस अच्छा भी हो सकता है और वो बायस बुरा भी हो सकता है। लेकिन डीएनबी के साथ क्या होता है कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन और आपके बीच में और कोई एजेंसी नहीं होती, तो जो एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस रहता है वो अनडाइल्यूटेड रहता है और वो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू रूल्स रहता है। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने सेंटर पर एग्ज़ाम नहीं देते हैं, आपको एग्ज़ामिनेशन का सेंटर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन अलॉट करता है। वो पूरे भारत में कहीं भी हो सकता है। तो जो वो आपका एग्ज़ामिनर रहेगा, ना आप उसे पहचानते हैं ना एग्ज़ामिनर आपको पहचानता है। इस स्थिति में एक ही आपके पास सक्सेस का मंत्रा रहता है और वो रहता है आपका नॉलेज। तो डीएनबी के साथ एक थोड़ी सी तो नहीं कहूँगा, ज़्यादा भी नहीं कहूँगा, पर हाँ ये फैक्ट है कि डीएनबी की एग्ज़ाम एमडीएमएस की एग्ज़ाम के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। हालांकि अभी डीएनबी के रिज़ल्ट्स अच्छे आने लग गए हैं, उन्होंने अपना पास परसेंटेज बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी मतलब यदि आप डीएनबी का एग्ज़ाम देते हैं तो आपके फ़ेल होने की पॉसिबिलिटी एमडीएमएस करते समय जो फ़ेल होने की पॉसिबिलिटी है उससे ज़्यादा रहती है। इसका भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि यदि आप एक बार फ़ेल भी हो गए तो वो आपके फ़ायदे में होता है। अब आप कहेंगे तो बड़ी बेवकूफ़ी की स्टेटमेंट दी। नहीं, मैंने कोई बेवकूफ़ी की स्टेटमेंट नहीं दी। यदि आप एक डीएनबी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो आप फिर से पढ़ेंगे 6 महीने। तो जब आप कोई भी कोर्स को और ज़्यादा पढ़ लेंगे, दूसरी बार पढ़ लेंगे, तो उसको रिटेन करने की पॉसिबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी, उसका नॉलेज क्लासीफाई होने की पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में उतनी बढ़ जाएगी और उसका एप्लीकेशन कर पाने की संभावना उतनी बढ़ जाएगी। तो पॉजिटिव हमेशा रहना चाहिए। तो यदि आप फेल भी हो जाते हैं तो विश्वास कीजिए, क्योंकि ये बात भी मैं एक्सपीरियंस से ही कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। तो डीएनबी एग्ज़ाम में यदि आप फेल भी हो जाते हैं तो आप अगली एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। चूँकि आप नीट पीजी के थ्रू ही डीएनबी में जाएंगे तो आप इतने बेवकूफ़ तो हो नहीं सकते हैं कि आप 10 बार अटेम्प्ट करेंगे और उसे क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो पहली नहीं तो दूसरी एग्ज़ाम तो हर कोई क्लियर कर ही लेता है। और कोई नेगेटिव फैक्टर डीएनबी का होता नहीं है। डीएनबी में ज़्यादा एक फ़ायदा एडिशनल ये होता है कि चूँकि आप कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में डीएनबी करते हैं तो वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर्स होते हैं वो पूरे काम कर रहे होते हैं। उनकी एमआरआई मशीन, उनकी सीटी स्कैन मशीन, उनके तरह तरह के बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस, उनके तरह तरह के इम्यूनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन सभी काम कर रहे होते हैं। तो आप कॉरोबरेट कर सकते हैं अपने डायग्नोसिस को और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को। उसी तरह जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर जो दवाइयाँ यूज़ की जाती है वो बड़े प्रिमिटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उसमें आप नए मॉलिक्यूल्स का जो इफ़ेक्ट होता है और उसका यूज़ होता है और पेशेंट एक्सेप्टेंस होती है, वो सब आप जज
जो हैं वो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में डीएनबी करते वक्त ज़्यादा कर सकते हैं। फिर एक और सीक्रेट बात बताऊं कि जब आप डीएनबी करते हैं तो आप प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के साथ आमतौर पर काम करते हैं, तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस के तरीके भी सीख जाते हैं, आप प्राइवेट प्रैक्टिस के सीक्रेट भी सीख जाते हैं, जो कि आपको एमडीएमएस करते समय कोई भी नहीं बताएगा और कोई भी नहीं सिखाएगा। तो यदि आपको डीएनबी मिल रही है, बिना चिंता के उसे सिलेक्ट कीजिए, पढ़ाई कीजिए। सर्जिकल वर्क कम भी मिले तो अपना थ्योरेटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग रखिए, उसके बाद जाकर कहीं एसआरशिप कीजिए, मन लगा कर काम कीजिए, रात रात भर जागिए 1 साल तक, जितना पॉसिबल हो उतना एक्सपोजर लीजिए, एंड you will be definitely a very successful doctor, either a physician or a surgeon. तो कंक्लूड करें। उम्मीद करता हूँ कुछ काम की बात बताई होगी। यदि काम की लगी है तो लाइक कर लेना, अपने जैसे जो डॉक्टर्स हैं, बच्चे हैं, उनको शेयर कर देना, और दिल करे तो सब्सक्राइब कर लेना। कोशिश यही करूँगा कि ऐसे ही काम के वीडियो बनाऊँ जिसमें खाली काम की बातें बताऊँगा, कोई बकवास नहीं करूँगा। ओके, सो होप इट वाज यूज़फुल। नमस्कार, गुड बाय।